મારા સ્ટેન્ડની ઉપરથી આપ સૌ કોઈને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે હું ભારતની સૌથી નામાંકિત જૈન હોસ્પિટલ સેલ્વી મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ ખાતે કે જ્યાં આપણે અલગ રોગ માટેની જે વિડીયો સિરીઝ જે છે બનાવી રહ્યા છીએ, જેમાં આજે આપણી સાથે ડૉક્ટર મુન્નમી ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે. ગાયનેકોલોજીસ્ટ બોલતા જ આપ સૌ કોઈને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે મહિલા રિલેટેડ જે પણ ઇસ્યુ હોય છે એમના ઉપર આ वीडियोમાં विस्तृत चर्चा करवाना चाहिए. डॉक्टर मुन्नमी, आपका स्वागत है डॉक्टर द्वारका टुडे के साथ. और फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम स्त्री रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक एज वाइज हम बात करें कि जैसे 20 से 14 से जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं तब सारी तकलीफ़ें शुरू होती है. तो 14 से लेके 20 तक इश्यूज़ रहते हैं, 20 से 40 तक, और 40 के बाद जो महिलाएं होती उनके लिए तो अलग अलग एज से कौन कौन सी बीमारियां हमको देखने को मिलती है. नमस्कार. बेसिकली एक बार पीरियड एक महिला को शुरू होते हैं 13 साल की उम्र में, लगभग मान लीजिए 13 से 14 साल. 13 से अगर देखा जाए तो 20 साल की उम्र तक पीरियड को एक नई छोटी बच्ची को यूज़ टू होने में टाइम लगता है. उस दौरान पीरियड पेन सबसे कॉमन शिकायत है. पीरियड पेन की वजह से उसको नॉर्मल अपनी स्कूल, यूजुअली दीज आर स्कूल गोइंग गर्ल्स, तो ये स्कूल मिस होना या फिर स्कूल में कंफर्टेबल ना लगना, पीरियड्स में पैड्स कैसे यूज़ करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इस सब के बारे में जो जानकारी है वो बहुत नेसेसरी है सब छोटी बच्चियों को देना. इसके लिए आप देख सकते हैं कि स्कूल्स में यूजुअली ऐसे छोटे छोटे कैंप्स होते हैं या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंसेस शुरू होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन होता है, किसी को पीरियड जल्दी आता है, किसी को लेट आता है, किसी को इरेगुलर होता है, उसके साथ साथ बहुत लोगों को आजकल पीसीओडी की बीमारी बहुत कॉमन है. उसमें थोड़े फेस पे और बाकी शरीर पे हेयर ज़्यादा होते हैं, पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, उससे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं. तो ये सब का सोल्यूशन एक आप अगर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने से आपको बेटर तरीके से आइडिया आएगी कि ओवरऑल आपको किस तरीके से अपनी बेटी को काउंसलिंग भी करना है और सच में कौन सी चीज़ के लिए उसको दवाई की ज़रूरत है भी या नहीं. उसके बाद आता है 20 से 40-45 की उम्र का एज ग्रुप, अगर जो मान ले फर्टाइल पीरियड. तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो होती है कि प्रेगनेंसी. हमको प्रेग्नेंट लेडीज़ यूजुअली यही एज की पाई जाती है. प्रेगनेंसी रिलेटेड बोली जाए तो वो तो अलग ही एक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ अगर बोले तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होती है उसको ऑब्स्टेट्रिक्स माना जाता है, और जो नॉन प्रेग्नेंट महिला है उसके बारे में जो रोग है उनको गायनेकोलॉजी बोला जाता है. तो अगर हम गायनेकोलॉजी में जाएं तो यूजुअली ये महिलाएं अपने बिजी लाइफ में, अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने काम की वजह से, बच्चे, फैमिली, ओवरऑल घर संभालना, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वो टाइम ही नहीं निकाल पाती खुद के लिए. तो वो खुद की सेहत को बहुत नज़रअंदाज करती है. इसकी वजह से जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होना, या फिर यूरिन इन्फेक्शंस, बहुत बार उनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वजाइना में इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज जो उसको कॉमनली वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है. ये सब चीज़ें फिर वो अगर इग्नोर करे लंबे समय तक तो उसका एक लॉन्ग टर्म में पीआईडी जो रोग माना जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, मतलब वो इन्फेक्शन आपके शरीर में रह के आपको ओवरऑल बाद में, मतलब 40 साल की उम्र के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं. आजकल 20 साल की उम्र की लड़कियां तो प्रेगनेंसी रखती नहीं हैं, अपने प्रोफेशन में इतनी बिजी होती है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि 30-35 साल की उम्र तक तो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं रखना चाहती. उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा चाइल्ड बियरिंग जो एज है, जो बच्चे करने की उम्र है, वो बढ़ती जा रही है. 40 साल की उम्र में भी आजकल बच्चे होते हैं, लेकिन ये सब के लिए ट्रीटमेंट इसेंशियल है. और ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, उसके लिए अवेयरनेस ये ज़रूरी है कि
अगर हमको अभी अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारा गर्भाशय होता है उसके साइड में अंडाशय होता है। तो क्या हमारा गर्भाशय इतना मजबूत है कि 40 साल में उम्र में प्रेगनेंसी हम रख पाएँ? क्या अंडाशय में अंडे बनने की क्षमता है? कि वो सब हम दवाइयों से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम औरतें तो 35 साल की उम्र में इजीली कंसीव हो जाती है दवाइयों से। अगर दवाइयों से ना हुआ तो आईवीएफ का भी हमारे पास माध्यम होता है। तो ये हो गई चाइल्ड बियरिंग एज का प्रॉब्लम्स। अगर 50-35 मतलब 40-45-50 साल की आगे की उम्र की बात करें तो 50 साल के आसपास पीरियड बंद हो जाते हैं यूजुअली। एंड एक बार पीरियड बंद होने के बाद 6 महीने तक, पीरियड के 6 महीने बाद तक हम वेट करते हैं कि अगर 6 महीने आपको पीरियड ना आए तो समझना है कि पीरियड अभी बंद हो गए हैं, हमारे पीरियड ख़त्म हो गए। एक बार पीरियड ख़त्म होने के बाद उसके बाद अगर ब्लीडिंग होता है या अगर इन्फेक्शन होता है तो वो चीज़ों को ज़्यादातर बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि ये एज में कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। तो मतलब लगभग जो 20-25 साल के बाद वाली जो भी महिलाएं हैं उनका ये सारे सिम्टम्स कॉमन है। एक तो है वजाइनल डिस्चार्ज, एक तो है यूरिन में जलन होना, पेशाब करते समय जलन होना, उसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन होना, तो उसकी वजह से कॉमनली आते हैं। तीसरा है हेवी ब्लीडिंग। इससे इतनी महिलाएं परेशान है कि जो पीरियड्स होता है बहुत हेवी होता है, जिसकी वजह से महिला के शरीर का खून की मात्रा भी एकदम से घट जाती है। बहुत सारी महिलाएं चक्कर आके गिर जाती है, उसके बाद हमारे पास रेफ़र की जाती है कि क्यों इतना खून जा रहा है, क्यों इतना खून कम है शरीर में। तो ऐसी महिलाओं में पाया जाता है कि गर्भाशय में कुछ कुछ बीमारियां होती हैं। कभी कभी गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग होती है उस पर सूजन होती है, कभी कभी गर्भाशय में फाइब्रॉइड होता है, कभी कभी गर्भाशय के मुंह का कैंसर होने का मतलब जस्ट शुरुआत होने के लक्षण होते हैं। तो ये सब जो है, ये अगर आप अर्ली स्टेज में, जैसे आपको लक्षण है, थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ है और अगर आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करेंगे तो आपका सही मायने से ट्रीटमेंट हो पाएगा और जल्दी डिटेक्ट होके 100% 100% इलाज उसका ये सब चीज़ों का अवेलेबल है। पर अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक रुके रहेंगे और सहन करते रहेंगे तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने बात की कि 45 से प्लस महिलाएं हैं जो सही टाइम पर गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। दूसरी, प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग सभी रेगुलर चेकअप करवाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद, जैसे प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ को बीपी की इश्यू हो जाती हैं, थायराइड डायग्नोस होता है, डायबिटीज़ डायग्नोस होता है, तभी तो चेकअप करवाते, सभी गोलियां भी लेती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएं जो है वो ये सब बातों को नज़रअंदाज करती हैं। तो क्या ये सही है? आफ्टर प्रेगनेंसी क्या ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत हम कॉमनली देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तो हर कोई, परिवार का हर एक सदस्य बहुत जिम्मेदारी से वो प्रेग्नेंट महिला का हर चेकअप करवाता है, हर ट्रीटमेंट कराता है। बट एक बार डिलीवरी होने के बाद वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, कोई दिखाने आता नहीं है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है प्रेगनेंसी में, या तो ब्लड चढ़ा है, या तो बीपी डायग्नोज हुआ है, या फिर शुगर की बीमारी जो डायबिटीज़ बोलते हैं वो डायग्नोज हुआ है, तो ऐसे में, या थायराइड डिसऑर्डर, काफ़ी कॉमन है ये चीज़ें। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी आके वो मिले डॉक्टर से, और जो दवाइयाँ चल रही है प्रेगनेंसी में उसका हमको डोज एडजस्ट करना पड़ता है, कम ज़्यादा करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना अभी उसकी मात्रा कैसी है महिला के शरीर में। क्योंकि ऐसा ना करने पे एक बार डिलीवरी के बाद वैसे ही थोड़ा बहुत शरीर को हील होने में टाइम लगता है, उसमें अगर आप सही दवाइयाँ नहीं लोगे तो आपका हीलिंग पीरियड और बढ़ जाएगा, आपको जन्म भर के लिए ये बीमारियां लग सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे के बारे में सोचते हुए, बच्चे का ध्यान रखते हुए महिलाएं खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है
उनको भी कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये जो हम सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में देते हैं, ये प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने तक चालू रखना है। नहीं तो बाद में जाके 40-45 की उम्र में जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, जो सारे अवयव इधर उधर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ख्याल हमको जल्दी अर्ली स्टेज से ही, अर्ली उम्र से ही लेना है। वो तो प्रेगनेंसी तो एकदम यंग एज में जो होता है, वो कॉम्प्लिकेशंस लाइफ लॉन्ग हमको रह जाते हैं अगर हम सही टाइम पे उसका इलाज ना करें तो। महिला के रोग के इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो जनरली हमको सुनने को मिलता है कि जब स्त्री रोग की बात कर रहे हैं तो स्तन कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ये 2 कैंसर जनरली लेडीज के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। गर्भाशय का मुंह, उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर पूरे भारतवर्ष में 3rd मोस्ट कॉमन, तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले फेफड़ों का है। महिलाओं में सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर माने स्तन का कैंसर है, और दूसरे नंबर पर सर्विक्स मतलब गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। अब ये दोनों कैंसर के बारे में डिस्कशन इसलिए करना है हमको, उसकी खास बात ये है कि जल्दी निदान होने पे ये दोनों कैंसर 100% 100% क्योरेबल है। मतलब अगर आप 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक जो भी महिलाएं हैं, उन्होंने हर 3 साल में एक बार स्तन के कैंसर के जल्दी निदान के लिए अर्ली डिटेक्शन, उसके लिए मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है, और दूसरा सर्विक्स जो है गर्भाशय के मुंह, उसके कैंसर के निदान के लिए पैप्समियर का टेस्ट, और HPV वायरस जो है उसके DNA का टेस्ट। ये 2 टेस्ट है। अगर ये 2 टेस्ट आप 3 साल में एक बार कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप अगर हर 3 साल में एक बार कराएंगे तो उसका 100% इलाज आज के डेट में है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 100% इलाज होके या तो सर्जरी या तो रेडिएशन थेरेपी जो बोलते हैं, उससे अर्लीस्ट डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अर्लीस्ट ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल बेझिझक होके ये टेस्ट करवाने ही है। तीसरा होता है गर्भाशय का जो अंदर का लाइनिंग है उस पे अगर सूजन आता है, उसका भी डिटेक्शन सोनोग्राफी के माध्यम से हो सकता है, और उसका टुकड़ा लेके हम जांच के लिए भेजते हैं। उसमें भी कैंसर का डिटेक्शन रेट बहुत हाई है, और ये सब जल्दी निदान होने पे इसका 100% ट्रीटमेंट आज हमारे पास अवेलेबल है। તો ગાયનેકોલોજીસ્ટ સાથે વાત કરીને આપણે આખો જ વિડીયો જે છે એ ખાસ મહિલાઓ માટે જ બનાવેલો છે। વિડીયોને આપના મહિલાઓ સાથે શેર કરજો કે નાની છોકરીઓની અંદર પીરિયડ ઇસ્યુ જોવા મળતા હોય છે, ત્યારબાદ પ્રેગ્નન્સીના ઇસ્યુ, અને ત્યારબાદ જે મોનોપોઝના ઇસ્યુ, અને આ ઉપરાંત જે સ્તન કેન્સર અને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, જે 2 કોમન ઇસ્યુઝ જે છે મહિલા રોગની અંદર જોવા મળતા હોય છે। તો એ બધા જ વિશે આપણે ડિટેલ્સ જાણકારી મેળવી છે। આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપને ઘણો બધી જાણકારી જે છે એ પ્રોવાઈડ કરશે। વિડીયોને વધુમાં વધુ આપના જાણીતા મહિલાઓ સાથે શેર કરજો, જેથી થોડો પણ સમય કાઢીને મહિલાઓ જે છે એ પોતાની સારવાર કરી શકે, અને જો પોતાની સારવાર કરશે તો એ આખા ઘરની સારવાર કરી શકશે। ફરીથી મળીશ આવી જ માહિતીઓ સાથે। ત્યાં સુધી લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર દ્વારકા ટુડે। વૃંદા પાડ્યા, સૌને જય દ્વારિકાધીશ।